हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज इस वीडियो को बनाने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। आई एम श्योर आपको थंबनेल देखकर और कैप्शन देखकर समझ आ गया होगा कि आज का वीडियो किसके बारे में है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे अपनी पूरी सीयर जर्नी को शेयर करने वाली हूँ। जब से मैंने रजिस्टर किया था इस कोर्स के लिए और टिल जब मैंने अपना ये फाइनल एग्ज़ाम क्लियर किया, तब तक का लेकर जो भी पूरा जर्नी है वो मैं सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। एंड तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2015 में मैंने अपने 12th के एग्ज़ाम्स दिए थे एंड 12th के एग्ज़ाम के साथ साथ ही आई थिंक शायद एग्ज़ाम्स हुए भी नहीं थे, मैंने तभी सीपीटी के लिए रजिस्टर करवा लिया था। तो ये बात 2015 की है। मैंने अपने 12th एग्ज़ाम्स दिए और 12th का रिज़ल्ट आया एंड देन मैंने याद है मुझे कि 12th के जस्ट एग्ज़ाम्स होने के बाद एक दिन बाद ही मैंने सीपीटी की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो या बिल्कुल बस 1 या 2 दिन का ब्रेक लिया था और उसके बाद सीपीटी की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो बहुत ही ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार मतलब क्या है, 12th कंप्लीट हुआ है अभी और सब बोलते थे कि 12th कर लो उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो अभी और पढ़ना है, पता नहीं कितना पढ़ना है, बट पता ही नहीं था कि अभी तो कितना ज़्यादा पढ़ना है। तो यार तो उसके बाद स्टार्ट हुआ, सीपीटी के लिए रजिस्टर करवाया। अब उसे हम सीए फाउंडेशन बोलते हैं, मेरे टाइम पर वो सीपीटी था। तो या उसके बाद सीपीटी का जब मैं प्रिपरेशन तैयारी कर रही थी तभी 12th का रिज़ल्ट आया एंड आई स्कोर 87.4% इन दैट। एंड फाइनली सीपीटी के एग्ज़ाम्स भी हुए। तब सीपीटी एग्ज़ाम जो होते थे वो पूरे एक दिन में ही हो जाते थे। तो आई थिंक 4 पेपर्स थे, अभी भी 4 ही हैं आई थिंक। एंड वो पूरा एक दिन का ही होता था एग्ज़ाम और पूरा एमसीक्यू बेस्ड था। एंड सीपीटी के एग्ज़ाम्स दिए एंड रिजल्ट्स के लिए मैं वेट कर रही थी। फाइनली रिजल्ट आया एंड आई क्लियर्ड सीपीटी इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं बता दूँ, सिर्फ सीपीटी ही है मेरी ये पूरी जर्नी में जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। अब आगे मुझे हर लेवल पर अटेम्प्ट लगे हैं। ओके, तो सीपीटी क्लियर करने के बाद फिर मैंने आईपीसीसी के लिए रजिस्टर करवाया एंड क्योंकि सीपीटी क्लियर हो गया था तो अब नेक्स्ट स्टेप था आईपीसीसी। अभी आईपीसीसी जो है वो सीए इंटरमीडिएट हो गया है। तब हमारे टाइम पर 7 सब्जेक्ट्स होते थे, अभी 8 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। ग्रुप 1 में 4 होते थे और ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स होते थे। तो इन टोटल 7 सब्जेक्ट्स थे और मैंने 7 सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले ली थी। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब सब सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। बट उस समय कोई गाइड करने वाला नहीं था इतना, ना यूट्यूब इतना उस समय पॉपुलर था। तो वही है, बस कोई था नहीं बताने वाला, तो चलो सब सारी क्लासेस ले ली। उसके बाद क्लासेस कंप्लीट हुई, फिर सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो गई। सेल्फ स्टडी करने के बाद कुछ टाइम बाद फिर एग्ज़ाम्स हुए एंड मेरे एग्ज़ाम्स जो थे वो ठीक ठीक हुए थे। मुझे बाकी आइडिया नहीं था इतना कि इसमें चेकिंग किस लेवल की होती है। मतलब मैंने मॉक टेस्ट दिए थे बट वो जो रियल एक्सपीरियंस होता है वो तो रियल ही होता है। तो मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए एंड मेरे मेरे हिसाब से वो एग्ज़ाम सही हुए थे। बट जब रिज़ल्ट आया और मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, बट आई फेल्ड, मेरा क्लियर नहीं हुआ। एंड दैट वाज़ एक होता है ना, क्योंकि आप इससे पहले जो है आप कभी भी फेलियर देखे नहीं होते हो। आप अपने स्कूल में अच्छे होते हो, आपके स्कूल में अच्छे परसेंटेज आते थे। आप लाइक मैं तो वैसी स्टूडेंट थी जो 85 और 90% के बीच में रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टॉपर नहीं, बट या आई वॉज़ अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज़ गुड इन स्टडीज़। तो फेलियर तो कभी देखा ही नहीं था और यहाँ आकर पहली बार फेलियर देखा। बाद में तो आदत हो गई थी बट यहाँ क्योंकि पहला जो फेलियर था ना वो हज़म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या ही हो गया है, मतलब मैं फ़ेल कैसे हो सकती हूँ यार, मैंने तो अच्छे से पढ़ाई की थी और अच्छे से एग्ज़ाम्स भी हुए थे, फिर क्या हो गया ऐसा। तो 2-3 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ही वो नहीं कर पा रही थी बिलीव कि मेरा सच में क्लियर नहीं हुआ है। और देन बाद में मैंने सोचा कि वैसे करने से तो कुछ होगा नहीं। 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो आप छोड़ दो या तो मत करो आगे, या तो फिर करो। तो अपनी जो भी गलतियाँ हैं पहले उनको एनालाइज़ करो, क्या गलतियाँ की हैं, क्यों क्लियर नहीं हुआ। अगर पढ़ाई की थी, अच्छे एग्ज़ाम भी हुए थे, तो क्या ऐसा गलत हो गया जो क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने बस वही किया। मैंने सारा कुछ रिकॉल किया, एनालाइज़ किया, सारे क्वेश्चन पेपर्स उठाए एंड बाद में मुझे समझ आया कि हाँ, गलतियाँ मुझसे हुई हैं और काफ़ी हुई हैं। तो इतना मैं समझ गई थी कि ये एग्ज़ाम्स को इतना आप लाइटली नहीं ले सकते, या आपसे ज़रा सी गलती हुई और यू आर गॉन।
हाँ, तो मैंने थोड़ा शायद लाइटली ले लिया था क्योंकि मुझे लगा कि बस पढ़ो और एग्ज़ाम देते रहो और क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा, तभी यू कैन क्लियर दीज़ एग्ज़ाम्स, अदरवाइज़ नॉट पॉसिबल। तो सारी गलतियाँ मैंने अपनी नोट डाउन करी और सब गलतियों को सुधारा। अपना 100% दिया, जितना सिलेबस मैं कवर कर सकती थी मैंने, लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% मैंने सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की। प्रॉपर रिविजन्स किए, प्रॉपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया एंड प्रॉपर सब कुछ मैंने किया। एंड या तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक अटेम्प्ट और दूँगी और अपना 100% दूँगी। सब कुछ जो मतलब मैं कर सकती हूँ ना, मैं करूँगी और एक अटेम्प्ट और दूँगी। अगर इस अटेम्प्ट में क्लियर होता है देन वेरी गुड, आगे बढ़ते जाओ। और अगर नहीं होता है, सारा कुछ कर लिया, सब अपना 100% देने के बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं हो रही, दैट मीन्स इट इज़ नॉट फॉर यू। मैंने ऐसा सोचा, मेरी लाइक मैंने अपना ऐसा बनाया था कि अगर हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ दूँगी। तो फाइनली एग्ज़ाम्स हुए आईपीसीसी के। मैंने हाँ, एक और मैंने ग्रुप 1 दिया था आईपीसीसी का सेकंड अटेम्प्ट में एंड सब कुछ किया, एग्ज़ाम्स दिए, अच्छे से दिए एंड तो जो मेरा टैक्सेशन का पेपर हुआ था वाज़ लाइक ओके, ओके, बट उससे पहले के जो 3 पेपर हुए थे वो ऑसम। तो मुझे डर से टैक्सेशन पेपर का ही था, क्योंकि वो पेपर काफ़ी टफ था, मुझे तो बहुत टफ लगा था उस टाइम एंड बट वही है क्योंकि उस समय आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, आप पेपर में पेपर देने बैठे हो और आपने अपनी तरफ से पूरी अच्छे से पढ़ाई की है, तो वही है, बस पेपर अटेम्प्ट किया अच्छे से, पूरा जितना कर सकती थी 100% मैंने जो है पेपर को अटेम्प्ट किया एंड रिज़ल्ट के लिए वेट करते रहो। फिर रिज़ल्ट आया आईपीसीसी का एंड आई क्लियर्ड, फाइनली आई क्लियर्ड माई आईपीसीसी इन सेकंड अटेम्प्ट ग्रुप 1। ओके, और ग्रुप 2 अभी बचा था। तो ग्रुप 1 क्लियर हो गया और जैसा सोचा था कि चलो अगर क्लियर होगा तो आगे बढ़ते जाएँगे और वही है। फिर ग्रुप 2 के लिए मैंने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी एंड क्योंकि मेरा ग्रुप 2 बचा था एंड मुझे आर्टिकलशिप के लिए भी रजिस्टर करना था। लेकिन क्योंकि मैंने उससे पहले आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले 2 ट्रेनिंग्स करनी होती है इंस्टीट्यूट में जाके। वो होती है काइंड ऑफ ओटी या ओसी करके होती है और एक कुछ आईटी की ट्रेनिंग होती है। तो ये 2 ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद ही यू कैन रजिस्टर फॉर द आर्टिकलशिप। और होता ये है कि जब आप आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर करते हो ना जस्ट अटेम्प्ट से, तब से आपके जो है 3 इयर्स काउंट होते हैं और वो 3 इयर्स काउंट होते हैं तब जाके आपका जो है फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू होता है। ठीक है? तो बट मैंने वो जो 2 ट्रेनिंग्स हैं वो मैं कर नहीं पाई थी टाइम पर। जैसे मेरा जो था आईपीसीसी वो मैंने क्लियर किया था नवंबर 2016 में। नवंबर 2016 में मैंने अपना आईपीसीसी क्लियर किया था, तो तब से लेकर अगर 3 इयर्स काउंट करें तो नवंबर 2019 में मेरा अटेम्प्ट होना चाहिए था। या बट ड्यू टू सम रीजंस मैं कर नहीं पाई थी ट्रेनिंग, तो इस वजह से मुझे 6 मंथ्स डिले करना पड़ा और 6 मंथ्स लेट मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई, जिस वजह से मेरा जो फाइनल का अटेम्प्ट था वो नवंबर 19 की जगह मई 20 पर शिफ्ट हो गया। तो ये 6 मंथ्स मैं एक वेस्ट मानती हूँ क्योंकि फालतू ही वो वेस्ट हो गया ना, मतलब अगर पहले स्टार्ट किया होता तो एक अटेम्प्ट ज़्यादा मिलता मुझे और फिर आप जानते हो कि मई 20 अटेम्प्ट तो हुआ भी नहीं था, तो ऐसे करके 1 साल हो गया। ओके, बट क्या क्या कर सकते हैं अभी। फाइनली 6 मंथ्स बाद मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट की और मेरा ग्रुप 2 भी क्लियर हो गया। आर्टिकलशिप स्टार्ट करी, अभी सीए फाइनलिस्ट बन चुके हैं और अब एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आर्टिकलशिप की। तो मतलब वो तो अपने आप में ही एक अलग ही वो है जो आपको करना पड़ता है इस जर्नी में फेस। तो या डेफ़िनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसमें एंड तो मैं बस यही बोलूँगी कि कभी भी डमी आर्टिकलशिप के लिए मत जाना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड जो रियल एक्सपीरियंस होता है ना काम करने का, कि आखिर काम होता कैसे है, क्या है ये जीएसटी, टैक्सेशन, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सब रियल में जब आप देखोगे ना इन सब चीज़ों का काम, तब मज़ा आएगा एंड फिर क्योंकि थ्योरेटिकली तो यार आप पढ़ेंगे ही, बट प्रैक्टिकली करना अच्छा लगता है। तो आर्टिकलशिप आप ज़रूर कीजिए और डमी बिल्कुल मत करना। ओके, तो 3 साल की आर्टिकलशिप थी। मेरा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस जो था ओके, मैंने आर्टिकलशिप जो है वो एक स्मॉल फर्म से की थी। तो मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के बारे में जानना है तो आप वो मेरे जो मैं अपने शॉर्ट्स डालती हूँ रील्स में, वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कैसा महसूस किया था मैंने आर्टिकलशिप में। तो अ, या आर्टिकलशिप हो गया, उसके बाद था मेरा फाइनल का अटेम्प्ट था मई 20, बट क्योंकि तब कोविड आ गया था और मई 20 अटेम्प्ट जो है वो कैंसिल हो गया था।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6 मंथ्स मेरे वेस्ट हो गए थे, 6 मंथ्स कोविड की वजह से वेस्ट हो गए थे। सो ड्यू टू दिस मुझे लगता है कि अगर ये सब नहीं हुआ होता तो मैं 1 साल जल्दी सीए बनती। बट डेस्टिनी जो लिखा होता है वो होता है, मैं डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ। तो जैसे-जैसे जो होना होता है वो होता जाता है। बस आप अपना जो है काम वो करते जाओ ईमानदारी से। ओके, तो फाइनल का अटेम्प्ट हुआ, फिर आया नवंबर 20 एंड नवंबर 20 में हम लोग को एग्ज़ाम देने को मिला। एंड मुझे पता था कि मेरी तैयारी अच्छे से नहीं है। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी। बट स्टिल मैंने एग्ज़ाम्स दिए, मैंने ऑप्ट आउट नहीं किया नवंबर 20 के लिए। मुझे लगा मतलब दे देती हूँ यार जितना भी है। उस समय इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था ना, पूरा 1 साल बीत गया था एंड ना पढ़ाई करने का मन कर रहा था। मुझे पता था कि मैं ऑप्ट आउट करूँगी ना तो भी मैं शायद वो 1 महीने के अंदर नहीं पढ़ूँगी। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। तो मैंने एग्ज़ाम्स दे दिया। मैंने सोचा एक एग्ज़ाम दे दो, जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक थोड़ी शांति तो रहेगी। तो मैं एग्ज़ाम्स दे दिए एंड एज़ एक्सपेक्टेड वो क्लियर नहीं हुआ। देन अगेन जुलाई 21 में मैंने ग्रुप 1 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया। एंड जुलाई 21 के लिए जो था वो मैं एकदम लाइक आई वाज़ वेरी श्योर कि मैं कर लूँगी क्लियर। बट उससे पहले हो गया मुझे कोविड एंड ड्यू टू विच आई हैड टू स्किप दैट अटेम्प्ट ऑल्सो। तो वो अटेम्प्ट मैंने स्किप कर दिया जुलाई वाला। एंड फाइनली दिसंबर 21 में मैंने फिर से जो था ग्रुप 1 के लिए एग्ज़ाम फिल किया एंड एग्ज़ाम्स दिए। और इस बार तो मतलब ऐसे एग्ज़ाम्स देने ही थे कि ये हो ही जाए क्लियर। और मैंने हमेशा ग्रुप वाइज़ क्लियर किया है अपना। आईपीसीसी भी मैंने ग्रुप वाइज़ किया था और फाइनल भी मुझे पता था कि मैं एक-एक ग्रुप ही एट अ टाइम कर पाऊँगी। मुझे हमेशा हमेशा से पता था। मैंने कभी नहीं सोचा कि चलो बोथ ग्रुप दे लेती हूँ या बोथ ग्रुप का अ, साथ करूँगी। मुझे पता था मैं एट अ टाइम सिर्फ वो सब्जेक्ट ही कर सकती हूँ, चाहे मैंने इससे पहले कितनी बार भी पढ़ा। तो मैंने सोचा था कि चलो एक बार पहले ये करते हैं क्लियर एंड देन आई विल मूव टू ग्रुप 2। दिसंबर 21 में एग्ज़ाम्स हुए, मैंने दिए, 100% दिया, सब किया एंड आई क्लियर्ड। ग्रुप 1 आई क्लियर्ड इन दिसंबर 21। बट अभी भी ग्रुप 2 बचा था और आई थिंक ये हो गए थे मेरे 3 अटेम्प्ट्स हो गए थे। 3 अटेम्प्ट्स हो गए थे एंड ग्रुप 2 जो था वो मैं फर्स्ट टाइम दे रही थी मई 22 में। बट वो इन कंटिन्यू अगर देखें तो वो मेरा 4th अटेम्प्ट था फाइनल का। बट ग्रुप 2 के लिए वो फर्स्ट था। ओके, तो ग्रुप 2 के लिए मैंने तैयारी शुरू करी और सारी सब्जेक्ट्स जो थे एक-एक कर, क्योंकि क्लासेस मैंने ली थी, मैंने कॉस्टिंग की क्लासेस ली थी, मैंने डीटी भी पढ़ा हुआ था। बट आई थिंक कॉस्टिंग की क्लासेस मैंने बहुत पहले ली थी जिस वजह से मैं सब भूल गई थी। तो मुझे वापस से यूट्यूब ग्रुप 2 जो था वो तो पूरा ही यूट्यूब के थ्रू मैंने किया है, सब कुछ सेल्फ क्लासेस ली थी कॉस्टिंग की बट ऑफ नो यूज़। तो या यूट्यूब सारे रिविज़न लेक्चर्स मुझे हर चैप्टर के दोबारा से देखने पड़े थे। सारा कुछ अच्छे से किया, एग्ज़ाम्स दिए। बट फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ कॉस्टिंग का, वो अच्छा हुआ, ठीक हुआ। बट नेक्स्ट पेपर था ओपन बुक। और ओपन बुक जो था, ओपन बुक में मैंने ऑप्ट किया था फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, एफएससीएम। यस एंड वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे एफएससीएम नहीं लेना चाहिए था। बिकॉज़ उस समय जो एफएससीएम पेपर आया था वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने इतना बुक को खोला एंड देखा इधर-उधर से, कुछ तो आंसर मिल जाए, कुछ तो आंसर मिल जाए, कुछ तो समझ में आ जाए कि मैं लिख सकूँ। बट कुछ भी नहीं मिला, नथिंग वाज़ फ्रॉम बुक। एंड ओपन बुक तो ऐसा सब्जेक्ट है सेकंड ग्रुप में जिसके भरोसे हम बैठते हैं कि उसकी वजह से स्कोर अच्छा होगा, उसकी वजह से ग्रुप निकलेगा, क्योंकि एग्रीगेट बनेगा उससे। सेकंड ग्रुप में वही होता है ना, 2 सब्जेक्ट से उम्मीद होती है, एक ओपन ग्रुप से ओपन बुक से एंड आईडीटी से। क्योंकि डीटी भी मेरा थोड़ा-सा डायरेक्ट टैक्सेशन में वीक ही था। तो ओपन बुक तो मेरा बिल्कुल कबाड़ा हो गया, एकदम कबाड़ा हो गया। मुझे पता था कि हाँ, गड़बड़ तो होने वाली है। जैसे उम्मीद होती है वही अगर ऐसा चला जाए तो क्या करोगे आप? तो बट ठीक है, अभी क्या करें, 2 एग्ज़ाम हो गए, 2 और बचे थे, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्स भी मेरा अच्छा नहीं हुआ था, बट मैंने सोचा था कि चलो लास्ट एग्ज़ाम है, दे देती हूँ। अभी मतलब एक पेपर के लिए आप क्या ही छोड़ोगे, देखते हैं ना कैसी क्या परफ़ॉर्मेंस रहती है, और भी नहीं तो रिज़ल्ट आया एंड वही हुआ जो कहीं न कहीं आइडिया था कि नहीं होगा इस बार ग्रुप 2। एंड वही था रीज़न, ओपन बुक पे मेरे थे 39 ओनली एंड ड्यू टू व्हिच आई वाज़ नॉट एबल टू क्लियर माय ग्रुप 2 एग्ज़ाम्स, और एग्रीगेट भी नहीं बना था जिस वजह से। सो अभी फाइनली कितने अटेम्प्ट हो गए थे, 4 अटेम्प्ट हो गए थे ऑलरेडी एंड इट वाज़ माय, अब नवंबर 22 में मेरा 5th अटेम्प्ट था ग्रुप 2 का। एंड अब ऐसा मौका आ गया था ना कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन अपने पीक पर थी
क्योंकि कब से स्टार्ट किया था 2015 से, और आप देखो 2022 में पहुंच गई हूँ, तो कितने साल हो गए, राइट। तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना, मतलब 5वां अटेम्प्ट दे रही हूँ एंड ऐसे 4 पेपर्स बचे हैं। उस समय तक मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जिनका क्लियर हो गया था। ऑब्वियसली आई वाज़ वेरी हैप्पी फॉर देम, बट एक होता है ना कि यार सिर्फ कुछ गलती की वजह से या छोटी सी थोड़ी बहुत गलतियों की वजह से आप नहीं बन पाए सी है। तो मुझे बहुत ऐसी फीलिंग आती थी उस टाइम पे, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था टाइम, उसको उस वक्त को गुजारना। और मैं अभी भी याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि लाइक हाउ इट फील्स, क्योंकि उनका क्लियर हो गया है एंड नाउ दे आर स्टार्टिंग देयर जॉब्स एंड वो अपने बस करियर में आगे बढ़ रहे हैं एंड और आप वहीं स्टक हो। आपको अभी भी वो 4 पेपर क्लियर करने हैं, वो 4 पेपर आपको आगे मतलब बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो बट क्या कर सकते हो, उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपको उस टाइम पर बस पेशेंस रखना होता है, पेशेंस एंड हिम्मत नहीं हारनी होती है, खुद पर बिलीव करना होता है कि नहीं यार इस बार मैं कर लूँगी या कर लूँगा, इस बार तो हो ही जाएगा। वो बिलीव रखनी होती है अपने अंदर एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप फिर जाते हो एग्ज़ाम देने पूरी हिम्मत करके। एंड तो मैं भी गई हिम्मत करके और सारे एग्ज़ाम्स दिए। इस बार जो थे मेरे एग्ज़ाम सारे ठीक हुए थे, सो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि इस बार क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल कुछ कह नहीं सकते। ये एग्ज़ाम्स हैं, कहाँ पर वो कुछ मार्क्स का वो रख दें कमी, तो कुछ कह नहीं सकते उसके लिए, तो वो एक डर तो रहता ही है। बट बाकी मुझे मन से ऐसा था कि चलो ठीक है, इस बार तो अपना किया ना अच्छा, अभी देखते हैं, सब भगवान पे छोड़ देते हैं। मतलब यही कर सकते हो और क्या कर सकते हो। तो सब हो गया, रिज़ल्ट के लिए मैं वेट कर रही थी अगेन एंड आया रिज़ल्ट 10th जनवरी 2023 एंड फाइनली पास एंड मैं बन गई थी दीक्षा सैनी से सी दीक्षा सैनी। um, वो जो फीलिंग होती है ना फर्स्ट टाइम जब आप पास देखते हो वहाँ पर एंड स्टूडेंट से आप मेंबर बन जाते हो, तो वो फीलिंग उस मोमेंट पर जो फीलिंग होती है ना वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और वैसी फीलिंग दोबारा होती भी नहीं है, वो उस पल उस चंद पल ही रहती है, आपको भी रहती है, आपके पेरेंट्स को भी रहती है। एंड जब रिज़ल्ट आया तो माई पेरेंट्स वो हैप्पी, दे वर सो सो हैप्पी कि हमारी बेटी सीए बन गई है। राइट। सो अगर आप लोग जो देख रहे हैं उनमें से कोई बने होंगे सीए इस अटेम्प्ट में या पहले अटेम्प्ट में, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसी फीलिंग होगी। एंड आई एम श्योर जो अभी तक नहीं बने हैं वो डेफिनेटली अब कमिंग अटेम्प्ट में बन जाएंगे। माई ऑल बेस्ट विशेज़ आर विथ यू। सो या, और डेफिनेटली आप सबको भी वो खुशी बहुत 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 जल्दी मिले। एंड या सो वो जो मोमेंट की फीलिंग थी ना उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, और वो कुछ वक्त के लिए रहती है। उस वक्त पे ना आपको सारे जो आपके पीछे की पूरी जर्नी होती है ना वो सब याद आ जाती है, पूरे फ्लैशबैक के साथ याद आ जाती है कि रजिस्टर करवाया था अभी तो सीपीटी में, जब पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। देयर वाज नो वन टू गाइड यू। कितना कुछ सेक्रीफाइस किया होता है आपने, कितने कितने सुबह जल्दी उठकर पढ़ना एंड क्लासेस अटेंड करना, फिर आर्टिकलशिप के लिए ऑफिस जाना एंड देन वापस घर आके पढ़ाई करना एंड वही रूटीन आपको 3 साल फॉलो करना पड़ता है। तो ये 3 साल की जो पूरे इतनी सालों की जो जर्नी होती है वो आपकी आंखों के सामने आती है फ्लैशबैक की तरह। एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत नहीं होती है, इसके पीछे आपकी फैमिली का भी बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करे, अगर वो आप पर बिलीव नहीं करे, जहाँ आप खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हो कि यार आप कर भी पाओगे या नहीं, वहाँ पर आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपको ये यकीन दिलाते हैं कि यार यू कैन डू इट। उस वक्त और कोई नहीं होता है, आपकी फैमिली होती है आई थिंक, सिर्फ जो आपको इस चीज़ का यकीन दिलाती है कि आप कर सकते हैं जब आप खुद पर विश्वास खोने लगते हैं। तो उनके बिना तो आप कर ही नहीं सकते ये चीज़, तो उन सब का सपोर्ट रहता है एंड बाय गॉड्स ग्रेस आप वो सब पा लेते हो जिसके लिए आप बहुत मेहनत करते हो। एक ना एक दिन आपको वो चीज़ मिल ही जाती है जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आज नहीं कल, हो सकता है इस चीज़ में नहीं तो किसी और चीज़ में, पर आपको जो है रिजल्ट ज़रूर मिलेगा इफ़ यू आर नॉट गिविंग अप। दैट इज़ ऑल अबाउट माई ये जर्नी पूरी।
आई थिंक कुछ टाइम पहले मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि दी प्लीज़ आप अपनी सीए जर्नी को शेयर करो, पर तब मैं सीए नहीं बनी थी, तब मेरा सेकेंड ग्रुप पेंडिंग था। सो या आई एम हियर विद द वीडियो एंड फाइनली क्लियर हुआ, तो मैंने जो था वीडियो बना दिया। इस वीडियो को बनाने का इंतज़ार तो मैं खुद भी बहुत टाइम से कर रही थी, एंड आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड बस एंड मैं यही बोलूँगी कि सीए जब आप बन जाते हो या ये क्लियर हो जाता है फाइनल, तब उसके बाद जो है एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, और आई कैन फील इट, क्योंकि ये तो सिर्फ कहते हैं ना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ की शुरुआत होती है। तो अब ये एक न्यू बिगनिंग है, नई चीज़ की शुरुआत है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर इन माई लाइफ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे यू ऑल पास विथ फ्लाइंग कलर्स इन द अपकमिंग एग्जाम्स। एंड जो आप लोग चाहते हैं, जो आपकी विशेज़ हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, और तो आप सबको वो सक्सेस ज़रूर मिले और बहुत जल्द मिले। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। एंड या दैट्स ऑल। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपनी जर्नी से रिलेटेड कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। या दैट्स ऑल। बाय।